हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपकी ये पढ़ाई जो अच्छी चल रही है ये ज्यादा दिन तक नहीं चले। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। अरे मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जब अच्छी पढ़ाई चली रही है तो 2026 के अंतर्गत आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद रहेगा आप सभी लोगों के लिए। सभी को पुनः मेरी ओर से एक बार प्यार भरा नमस्कार मेरे भाइयों। और अपना जो टॉपिक चल रहा था बेटा राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत, जो जीरो टू हीरो बैच था उसके अंतर्गत अपन कंप्लीट कर रहे थे राजस्थान की वन संपदा। उसके अंतर्गत आज अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा राजस्थान की प्रमुख घास और वृक्षारोपण कार्यक्रम। कुछ घासों पे चर्चा करेंगे, जैसे कल अपन ने कुछ प्रमुख वृक्षों पे चर्चा की थी, ऐसे आज कुछ प्रमुख घासों पे चर्चा करेंगे। और कुछ आपके वृक्षारोपण या वनों से संबंधित कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं जिससे राजस्थान के अंतर्गत वेजिटेशन को बढ़ाया जा सके, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो बेटा ये रहेगी कि अपन सभी डेली क्लास को आपके बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके अपन प्रारंभ करते हैं। तो बाबा खाटू श्याम से मेरी मनोकामना है कि मेरे ऊपर और मेरे सभी विद्यार्थियों के ऊपर पूर्णतः आशीर्वाद बना रहे। चलिए, और एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपन डेली शुरुआत करते हैं। तो आज का मैं क्या लेके आया हूं आपके लिए पॉजिटिव थॉट, कि अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा तो आईने में देख ले। भाई सब कोई नहीं बदलने वाला, सही कहा गया इस थॉट के अंतर्गत। अगर आप किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा, पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाइयों। खुद को देखो आईने में, आप ही हो अपनी जिंदगी बदलने वाले। जब पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन भाई साहब आपका ये मेहनत ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा मेरे भाइयों। तो कोई हेल्प नहीं करने वाला, खुद मेहनत करो, ईमानदारी के साथ करो, पूरी शिद्दत के साथ करो, एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी मेरे भाइयों। चलिए, राजस्थान की वन संपदा अपना टॉपिक चल रहा था और वन संपदा टॉपिक के अंतर्गत आ चुकी है आपके पास राजस्थान की प्रमुख घास। अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की किसको लेकर बेटा, प्रमुख घास। और राजस्थान की जो ये प्रमुख घास रहने वाली है मेरे भाइयों, इनको आराम से आप समझिए अच्छे तरीके से बेटा। जी गुरुजी, तो राजस्थान की प्रमुख घासों में बेटा एक घास तो आपको इधर मिलेगी जैसलमेर की तरफ। जी गुरुजी, एक घास आपको इधर जैसलमेर की तरफ मिलेगी मेरे भाइयों। ओके सर, देखते हैं अभी। ये लीजिए मेरे भाइयों, ये जैसलमेर। मतलब मैं आपको यहाँ कैसे पढ़ाने वाला हूं, मैं इस प्रकार से राजस्थान को दो भागों में बांट लिया। कुछ घासें आपके मरुस्थलीय एरिया में रहेंगी और कुछ घासें रहेंगी आपके राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में। तो इधर की तरफ एक घास तो बेटा जो मैंने ये बनाई है आपकी, ये रही आपकी। अभी देखते हैं ये कौन सी घास रहेगी जो काफी लंबी घास दिख रही है पश्चिमी राजस्थान की तरफ। एक यहाँ बीकानेर के अंतर्गत आएगी बेटा एक घास, उसे क्या कहेंगे उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। एक यहाँ आपके चूरू में तालछापर अभ्यारण्य आता है, इधर की तरफ पाई जाने वाली घास पे भी अपन चर्चा करेंगे कि कौन सी घास रहने वाली है। ओके सर, तो कुछ घासें तो ये रहेंगी। इसके अलावा मेरे भाइयों आपकी यही जैसलमेर के पास में पाई जाएगी मेरे भाइयों, या जैसलमेर में भी खूब मिलती है धामड़। कौन सी? धामड़। इसके अलावा मेरे भाइयों करण। कौन सी घास? करण। ओके सर। और इसके अलावा मेरे भाइयों अंजन। धामड़, करण, अंजन। और मेरे भाइयों एक घास और ध्यान रखेंगे, भरूट। कौन सी घास? भरूट। ये कुछ टाइप है जो आपको डायरेक्ट ऐसे याद रखने हैं कि ये घासों के कुछ प्रकार रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली जो घास मैंने बताई है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये जो आप घास देख रहे हो मेरे भाइयों, ये वाली, ये है आपकी जिसे आप कहते हैं सेवड़ घास। कौन सी घास है बेटा? ये सेवड़ घास कहलाती है मेरे भाइयों, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास है। तो इस मैपिंग के अंतर्गत केवल अपन नाम देख लेते हैं, बाकी डिटेल आपको आगे बताऊंगा पूरी की पूरी। तो एक तो ये सेवड़ घास है। इधर की तरफ जाएंगे आप बीकानेर वाले एरिया की तरफ, तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है कौन सी घास? तो ये रहेगी आपकी बुर घास। कौन सी घास रहेगी बेटा? बुर घास। यहाँ तालछापर अभ्यारण्य के अंतर्गत जाएंगे तो यहाँ पे एक घास मिलेगी जिसे आप कहेंगे मेरे भाइयों मोचिया घास। कौन सी घास बेटा? ये आपकी रहने वाली है मोचिया घास। ओके सर, कौन सी घास रहेगी बेटा? मोचिया घास। और कुछ घासों के टाइप और मिलते हैं मेरे भाइयों, तो ये कौन कौन से रहेंगे वो भी आप देखिए मेरे भाइयों। इनमें एक घास है ये जिसको आप बोलेंगे धामड़ घास। कौन सी घास? धामड़ घास। इनमें एक घास है जिसको आप बोलेंगे करण घास। धामड़, करण। और एक घास है मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे अंजन घास। कौन सी घास? अंजन घास। और एक घास है जिसे आप कहेंगे भरूट घास। कौन सी घास? भरूट घास। तो ये भी बेटा धामड़, करण, अंजन, भरूट, ये सब घास के टाइप हैं। लेकिन इधर की तरफ ये तीन फेमस घासें हैं जिनमें एक सेवड़ है, एक बुर है और एक मोचिया है। मोचिया जो घास है वो तालछापर अभ्यारण्य चूरू के अंतर्गत पाई जाती है, काले हिरणों का प्रमुख भोजन मानी जाती है।
बुर जो घास है वो बीकानेर के अंतर्गत पाई जाती है और ये एक सुगंधित घास है। कैसी घास है? सुगंधित। इसको तोड़ के जब आप हाथ से मसलोगे और बाद में हाथों को सूंघेंगे तो मेरे भाइयों इसमें से काफी अच्छी खुशबू आती है। तो यह एक सुगंधित घास है। और जो सेवड़ घास है इसके बारे में मैंने भौतिक प्रदेश में भी आपको बताया हुआ है कि इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो है लसीथुरोस सेडिकुस। मेरे भाइयों पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत इससे लंबी घास कोई नहीं है, तो ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास है। इसी घास के अंतर्गत आके एक पक्षी बैठता है जिसे आप गोड़ावड़ कहते हैं। तो ये गोड़ावड़ पक्षी की शरण स्थली मानी जाती है। और जैसलमेर में एक जगह पड़ती है जो मैंने भौतिक प्रदेशों में आपको कराई थी, जिसे कहते हैं जलपट्टी। तो ये जलपट्टी वाले एरिया में मिलेगी कौन सी? सेवड़ घास। तो यहां सीधी सी बात ये निकल के आई मेरे भाइयों कि सेवड़ घास को मैं आपको कराने वाला हूं कौन सी जगह पे? जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है सर, अभी विस्तार से लेंगे। बुर घास जो आपकी रहने वाली है ये आपकी कराई जाएगी कहां पे? बीकानेर के अंतर्गत। और जो मोचिया घास है ये कहां पे रहेगी? ये रहेगी चूरू के अंतर्गत। अब इसके बाद अगर पूर्वी राजस्थान की तरफ आप आएंगे तो इधर की तरफ भी कुछ घासें आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो सर इधर कौन कौन सी रहने वाली है? देखिए, एक तो मेरे भाइयों आपका यहाँ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल है सर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक घास मिलेगी जो भाई साहब कुछ इस प्रकार से गुथी हुई सी रहती है। गुथी हुई का मतलब एक दो लताएं, मतलब आपकी सभी लताएं एक दूसरे के अंतर्गत घुसी हुई रहती हैं। इस प्रकार से ये घास देखने को मिलती है। और जब इस प्रकार से ये घास रहेगी इसका मतलब इसकी जो लताएं होती हैं या इसकी जो आपकी नुकीली जो आगे की वाली साइड होती है वो एक दूसरे में ऐसे घुसी हुई रहती है। तो भाई साहब इस घास का जो नाम है, ध्यान रखना, इस घास को बोलते हैं ऐंचा घास। क्या कहते हैं? ऐंचा घास कहा जाता है। तो भाई साहब इसके बारे में क्या खास बात है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि यह भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। और इसमें जो घास की आपकी ये जो शाखाएं होती हैं वो एक दूसरे में इस प्रकार से घुसी रहती हैं। तो ये काफी ज्यादा मेरे भाइयों उलझी हुई घास कह सकते हैं। जब इसके अंतर्गत आके पक्षी बैठते हैं तो पक्षियों के पंजे इसमें फंस जाते हैं। अब जितना ज्यादा प्रयास करते हैं वो उतना ज्यादा ही इसमें फंसते जाते हैं। तो कई बार मेरे भाइयों, कई बार क्या बहुत बार ये स्थितियां देखी गई केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कि इस घास के अंतर्गत मेरे भाइयों पक्षियों की आपके पैर फंसकर और उनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। तो भाई साहब इससे भी जरूर ध्यान रखना है। ऐंचा घास यह पक्षियों की मृत्यु के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से इसे पूर्णतः हटा दिया गया है। कौन सी घास को? ऐंचा घास को। एक ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी मेरे भाइयों इधर वाली बेल्ट में ही आपको एक घास और मिलेगी जिस घास का नाम रहेगा खस घास। कौन सी घास? खस घास। और भाई साहब ये बहुत ज्यादा सुगंधित घास है। आप ये कह सकते हैं कि बुर घास से भी ज्यादा सुगंधित घास है आपकी कौन सी? खस घास। और इसीलिए इस घास का प्रयोग इत्र व शरबत बनाने में किया जाता है। किसमें बेटा? इत्र, परफ्यूम और शरबत बनाने में किया जाता है। कौन सी घास का? खस घास का। अब ये मिलती कहां है? तो ये भरतपुर में भी है, टोंक में भी है, सवाई माधोपुर में भी है, अजमेर में भी है, करौली में भी। लगभग राजस्थान का पूर्वी जो साइड है उसमें खूब देखने को मिलती है ये ऐंचा और खस घास। ऐंचा केवल रहेगी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ओके सर। एक घास इधर पूर्वी राजस्थान में और पाई जाती है बेटा जिसको आप कहेंगे पाम रोजा। कौन सी घास है? पाम रोजा घास। ओके सर, पाम रोजा घास। ठीक है सर, एक ये भी रहेगी। अब मेरे भाइयों एक इन सभी घासों में सबसे लंबी घास मानी जाती है जिसे आप क्या कहने वाले हो? तो वो घास आपको बांसवाड़ा के अंतर्गत मिलने वाली है। और मेरे भाइयों ये घास और कुछ नहीं बेटा, ये जो आपकी घास रहने वाली है, जो सबसे लंबी घास आपको दिख रही है सर, इसे कहते हैं बांस। क्या कहते हैं बेटा? बांस। तो ध्यान रहे बांस एक क्या है? घास है। 2017 में इसे घास की श्रेणी में दर्जा दिया गया। उससे पहले इसे वन के अंतर्गत रखा करते थे, लेकिन 2017 के अंतर्गत इसे घास की श्रेणी में लेके आए। और घास की श्रेणी में लेके आने के बाद ये सभी घासों में क्या हो जाती है? सबसे लंबी घास हो जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम रहता है बंबूसा वल्गरिस। ये सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी बांसवाड़ा। आदिवासियों का मेरे भाइयों इसे हरा सोना कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसके पीछे रीजन है कि आदिवासी जब इन बांसों को काट के और बेचते हैं मार्केट के अंतर्गत तो मेरे भाइयों इनको ठीक ठाक इसकी कीमत प्राप्त होती है। इसलिए आदिवासियों का इस घास को हरा सोना कहा जाता है। आदिवासियों की इसे इमारती लकड़ी भी कहा जाता है। ये ध्यान रहे, घास है पर फिर भी इमारती लकड़ी कहा जाता है। उसके पीछे रीजन है, आदिवासी जो अपने घर बनाते हैं
वो बांस से ही बनाते हैं मेरे भाइयों, और घर हमेशा बेटा लकड़ी से ही बनता है। तो इसे घास होने के साथ साथ एक लाइन ये भी ध्यान रखेंगे कि इसे आदिवासियों की मेरे भाइयों इमारती लकड़ी भी कहा जाता है। और इसे घास की श्रेणी में अपन कब लेके आए हैं ये भी ध्यान रहे, 2017 के अंतर्गत लेके आए हैं। और आज मेरे भाइयों वर्तमान के अंतर्गत राजस्थान की सभी घासों में ये सबसे लंबी घास मानी जाती है, जिसको कहते हैं क्या, बांस। और इसे आदिवासियों का क्या कहते हैं बेटा, हरा सोना। तो बताइए यहां तक ये जो घासें थी, आपको मैंने ये सारी घासें यहां पे बताई हैं। एक बार नंबरिंग दे देता हूं। ये रहेगी आपकी सेबड़ घास, ये रहेगी बुर घास, ये रहेगी मोचिया घास। इसके अलावा मैंने कुछ नंबरिंग यहां पे दिए, करण, अंजन, भरूट और धामड़ घास। ये आपके मरुस्थल में पाए जाने वाले घास के कुछ टाइप रहेंगे। इसके अलावा 8 नंबर पे मैंने ऐचा लिया, 9 नंबर पे खस लिया, 11 नंबर पे पामरोजा और 12 नंबर पे रही आपकी कौन सी, बांस। तो ये कुछ मेरे तरफ से 11-12 नंबर आपके लिए हैं मेरे भाइयों, घासों के ही टाइप हैं ये, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ओके सर, अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट पे। आइए, अपन ने सबसे पहले एक घास का टाइप पढ़ा था जिसे आप कह रहे थे सेबड़ या लीलोड़। लीलोड़ क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा। इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा मेरे भाइयों लेसिथुरुस सिडिकुस। अब बाकी की चीजें देखेंगे आप, ये सर्वाधिक मिलेगी आपको कहां पे, जैसलमेर के अंतर्गत, ठीक है सर। और जैसलमेर में ये सबसे ज्यादा कहां मिलती है, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों जल पट्टी या जिसको आप कहते हो लाठी सीरीज, तो जल पट्टी या लाठी सीरीज पे मिलेगी। इसमें कुछ विशेष बातें रहेंगी क्या सर, सेबड़ घास में बिल्कुल रहेंगी बेटा। सबसे पहली विशेष बात तो आप यही ध्यान रखेंगे कि यह आपके पश्चिमी राजस्थान की, जी गुरुजी, पश्चिमी राजस्थान की मेरे भाइयों सबसे लंबी घास है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में इससे ज्यादा लंबी घास और नहीं है। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास है। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, जो इसका ऊपरी कोमल भाग होता है, ये जो घास है मेरे भाइयों आपकी कौन सी बेटा, ये जो आप घास देख रहे हैं सेबड़ घास, इसका जो ऊपरी कोमल भाग होता है जो बहुत मुलायम होता है, जिसे यहाँ पशु संपदा पालने वाले लोग अपने पशुओं को चराने के लिए ऊपर से काट लेते हैं, तो बेटा इसका जो ये ऊपरी कोमल भाग होता है, जब इसको काट लिया जाता है तब बेटा इसे बोलते हैं क्या, लीलोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीलोड़। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नहीं कटेगी तब तक क्या रहेगी, सेबड़ घास रहेगी। और इसका जो ऊपरी कोमल भाग काट लिया जाएगा ये वाला, तो फिर इसे क्या बोल देते हैं, लीलोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीलोड़। ये भी ध्यान रखेंगे। तो एक बात यहां पे भी ये लिखा देता हूं आपके लिए कि सेबड़ घास के मेरे भाइयों ऊपरी कोमल भाग को, सेबड़ घास के ऊपरी कोमल भाग को काटने के बाद, कोमल भाग को मेरे भाइयों ध्यान रखना, काटने के बाद, सेबड़ घास के ऊपरी कोमल भाग को काटने के बाद पता है बेटा क्या कहा जाता है आपको, तो ध्यान रखना लीलोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, लीलोड़ कहा जाता है। अगली एक बात इसमें यह ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक आपका नाम हो ही गया मेरे भाइयों, विशेष में और क्या ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है कि यह एक, भाई साहब यह एक पौष्टिक घास है। बिल्कुल सर, यह एक पौष्टिक घास है। इसीलिए मेरे भाइयों पौष्टिक होने के कारण इसे बेटा दुधारू पशुओं के लिए काम में लिया जाता है। दुधारू पशुओं के लिए बेटा चारे के रूप में काम में लिया जाता है। तो भाई साहब ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास है, यह एक पौष्टिक घास है। फिर मैंने क्या कहा था, इसी घास में आके एक बेटा आपका पक्षी बैठता है और यहीं पे अपने क्या देता है, अंडे देता है, और उस पक्षी का नाम है जिसे आप क्या कहेंगे, गौड़ाबड़। और इसीलिए ये घास उसकी क्या कहलाती है, शरण स्थली कहलाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, गौड़ाबड़ पक्षी की, इसकी बेटा गौड़ाबड़ पक्षी की, तो मेरे भाइयों यह शरण स्थली है, गौड़ाबड़ पक्षी की यह शरण स्थली मानी जाती है। ओके सर, तो ये गौड़ाबड़ पक्षी की बेटा शरण स्थली मानी जाती है। अब बताइए मेरे भाइयों आपको ये सेबड़ या लीलोड़ समझ में आया कि नहीं आया। अब मेरे भाइयों एक एक घास को अपन इसी तरीके से करेंगे। वहां पे मैंने उस जगह पे तो मैंने क्या किया है, आपको पूरा की पूरी घासों का मैपिंग के अंतर्गत टाइप बताए हैं, जिससे आप वहां पे गलती नहीं करें कि कौन सी घास किधर की तरफ रहेगी, लगभग आप पहचान सकें। और यहां अपन विस्तार से चलने वाले हैं एक एक घास को लेकर। चलिए सर, ओके, अब चलते हैं अगली घास पर मेरे भाइयों। वो घास है आपकी जिसे आप कहेंगे क्या, धामड़, और इसका वैज्ञानिक नाम है मेरे भाइयों सैनक्रस सेटिगेरस। ओके, सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, तो बेटा ये भी आपके कहां मिलेगी, जैसलमेर के अंतर्गत सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है सर, ओके। फिर बेटा एक घास आई थी अपने पास, कौन सी, बांस। इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा बंबूसा बल्गरिस। क्या रहेगा, बंबूसा बल्गरिस। और सबसे ज्यादा मिलेगी कहां पे, बांसवाड़ा।
लेकिन इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताई थी। वैज्ञानिक नाम बंबूसा वल्गरिस रहेगा, सर्वाधिक मिलेगी बांसवाड़ा। वैज्ञानिक नाम पूरा भी याद नहीं हो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं मेरे भाइयों। आपने वो गाना सुना होगा, बंबू में तंबू लगाए देंगे, नहीं है क्या, कि बंबू में तंबू लगाए देंगे। तो बांस के लिए कहा जाता है बंबू, और बंबू से नाम याद हो जाएगा बंबूसा वल्गरिस। ओके बेटा, बिल्कुल मेरे भाइयों। तो अब सुनिए बांस के बारे में और क्या कहेंगे आप। तो विशेष यह है, ध्यान रखना कि यह सबसे लंबी घास है। तो मेरे भाइयों यह सबसे लंबी घास मानी जाती है। तो बेटा यह सबसे लंबी घास मानी जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बांस कहा जाता है मेरे भाइयों। ओके, दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आए थे बेटा, इसे ध्यान रखना, इसे आदिवासियों का, इसे आदिवासियों का, जी गुरुजी क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना इसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। ओके सर, तो इसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे भाइयों, बांस को। और एक बात ये ध्यान रखेंगे, यह आदिवासियों की, यह आदिवासियों की मेरे भाइयों इमारती लकड़ी कही जाती है, इमारती लकड़ी कही जाती है, क्योंकि आदिवासी लोग इससे अपना क्या बनाते हैं बेटा, घर बनाते हैं। तो यहां पे ये ध्यान रखेंगे बांस के बारे में, कैसे आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। वैज्ञानिक नाम रहेगा बंबूसा वल्गरिस। सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, बांसवाड़ा। ये सबसे लंबी घास मानी जाती है। इसे बेटा आदिवासियों की क्या कहा जाता है, इमारती लकड़ी कहा जाता है। इसी को अपन आदिवासियों का क्या कहते हैं बेटा, इसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। ओके सर। और अगली एक बात मेरे भाइयों ये भी ध्यान रखेंगे कि इसे जो घास का दर्जा मिला है मेरे भाइयों, घास का दर्जा जो इसे दिया गया, वो भाई साहब आपको ध्यान रखना है कब दिया गया, 2017 में। उससे पहले इसे वृक्ष की कैटेगरी में या वन की कैटेगरी में काउंट किया जाता था बेटा। अभी इसे मेरे भाइयों किसके अंतर्गत काउंट किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो 2017 से इसे मेरे भाइयों आपके घास के अंतर्गत काउंट किया जाता है, और ये हो जाती है आपकी सबसे लंबी घास मेरे भाइयों। और पश्चिमी राजस्थान की पूछेगा तो आपको मालूम है ना क्या करना है, सेवड़ घास करना है। ओके सर। फिर मेरे भाइयों एक घास आती है आपके पास जिसे कहते हैं खस घास। सबसे ज्यादा कहां मिलती है, तो मैंने बताया था सवाई माधोपुर, भरतपुर, अजमेर, टोंक, इसके अलावा करौली। लगभग आप ये कह सकते हैं कि आपके पूर्वी राजस्थान को कवर किए हुए कौन सी घास, खस घास। अब सर इसमें क्या मैटर था आपका, इसमें बेटा ये था कि यह एक मेरे भाइयों कैसी घास है, तो ध्यान रखना बेटा यह एक सुगंधित घास है। तो ये कैसी घास है मेरे भाइयों, तो यह एक सुगंधित घास है। और दूसरी बात ये थी कि जो इसका प्रयोग होता है वो मैंने किस में बताया था, इत्र व शरबत बनाने में। तो इसका प्रयोग ध्यान रखना मेरे भाइयों इत्र व शरबत बनाने में किया जाता है, इत्र व शरबत बनाने में किया जाता है, इत्र व शरबत बनाने में किया जाता है। ओके सर। तो यहां पे एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है सर कि जो खस घास रहेगी वो सबसे ज्यादा कहां पे रहेगी, तो ध्यान रखना लगभग पूर्वी राजस्थान है आपका, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर और करौली वाला एरिया रहेगा। ठीक है सर। और यह एक कैसी घास है, सुगंधित घास है, केवलादेव के अंतर्गत भी ये पाई जाती है। कभी जाएं घूमने के लिए तो देखना मेरे भाइयों। और अगली बात कि इस घास का जो प्रयोग होता है मेरे भाइयों, इसके रस को निचोड़ के इत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, या जो आपका पेय पदार्थ होता है, शरबत जो बनती है, उसमें भी इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए मेरे भाइयों इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा आप, इत्र और शरबत बनाने में किया जाता है। नहीं बेटा ये कूलर में ये नहीं लगी होती है मेरे भाइयों, कूलर के अंतर्गत बेटा ये वाली घास नहीं होती है। कूलर के अंतर्गत जो घास होती है वो आपका जो बांस होता है ना, इसको जब अपन इस प्रकार से जब आपका खपच्चियां निकालते हैं तो इसकी जो खपच्चियां निकलती हैं मेरे भाइयों ये काफी सॉफ्ट निकलती है मशीन के अंतर्गत से। तो वो वाली घास जो होती है वो बांस के रूप में भी कई आपके कूलरों में प्रयोग में ली जाती है। इसीलिए जब वो पानी में लगातार पड़ी रहती है तो जल्दी से सड़ती और गलती नहीं है। बाकी की जो घासें होती हैं वो पानी में जल्दी से सड़ और गल जाती हैं, तो इसलिए बेटा वहां पे ये वाली घास नहीं होती है, ध्यान रहे। सवाई माधोपुर बिल्कुल बेटा। चलिए तो अब चलते हैं बेटा अगली घास पे जिसका नाम रहेगा बुर घास। और बुर घास सबसे ज्यादा कहां रहेगी, बीकानेर के अंतर्गत रहेगी। तो ध्यान रखना यह एक सुगंधित घास है। तो यह भी एक कैसी घास होती है मेरे भाइयों, तो आप ध्यान रखेंगे ये भी एक सुगंधित घास है जिसका नाम क्या है, बुर घास। तो खस घास को भी ध्यान रखेंगे, बुर घास को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है सर। इसके अलावा मेरे भाइयों मैंने और भी एक आपको एक दो घास और बताई थी जिनमें एक का नाम था क्या,
मोचिया घास सबसे ज्यादा मिलेगी मेरे भाइयों चूरू तालछापर अभ्यारण्य। और ध्यान रखना यहां पे पाए जाते हैं काले हिरण, काले हिरण, या मेरे भाइयों जिनको आप कहते हैं कृष्ण मृग। काले हिरण या कृष्ण मृगों का प्रमुख भोजन मानी जाती है। प्रमुख क्या मानी जाती है बेटा? भोजन मानी जाती है। तो ये जो घास है वो काले हिरणों का प्रमुख भोजन मानी जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? मोचिया घास कहते हैं। फिर आ जाती है आपके पास कौन सी? अंजन घास। तो ये भी मेरे भाइयों पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाने वाली घास है और ये प्रत्येक मौसम में लगभग हरी भरी रहती है अंजन। तो मेरे भाइयों ये भी आपके पौष्टिक घासों में काउंट की जाती है, दुधारू पशुओं के लिए इसे भी खिलाया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, देखो इन कुछ घासों को तो आप जिलेवाइज याद करेंगे, ठीक है सर, और बाकी को ऐसे याद रख लेंगे कि ये घास के टाइप हैं। जैसे इसके अंतर्गत एक मैंने टाइप लिया था धामड़ घास, ठीक है सर, एक आया था आपका धामड़ घास, ओके सर, एक आया था करड़ घास, कौन सा आया था? करड़ घास। एक आया था आपके पास बेटा अंजन घास, कौन सा आया था? अंजन घास, ओके सर। एक आई थी आपके पास भरूट घास, कौन सी आई थी? भरूट घास। एक ध्यान रखना आपके पास आई थी पाम रोजा घास, कौन सी घास आई थी? पाम रोजा घास। तो ये जो भी घासें हैं मेरे भाइयों बस इतना इनको याद रखेंगे, जिलेबाज याद नहीं करना है इनको, बस इतना याद रखना है कि यह घासों के प्रकार हैं, यह घासों के प्रकार हैं, ये घासों के टाइप हैं बेटा जो मैंने यहां पे लिखे गए हैं। तो आपको ये जितनी भी घासें थी जिनमें अपन ने सबसे पहले किसको पढ़ा? सेवड़ घास को पढ़ा। वैज्ञानिक नाम रहेगा लसीथुरुस सिर्डिकुस, जैसलमेर में सबसे ज्यादा रहेगी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास है मेरे भाइयों। और दूसरी बात इसके ऊपरी कोमल भाग को काट लेते तो लीलोड़ कहते हैं। और इसमें घोड़ावड़ पक्षी की क्या मानी जाती है? शरण स्थली, और काफी पौष्टिक घास है तो दुधारू पशुओं के लिए उत्तम मानी जाती है। उसके बाद एक बुर घास देखी थी, बीकानेर में सुगंधित घास है। उसके पास एक अपन ने मोचिया घास देखी थी, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में पाई जाती है, जो काले हिरणों का प्रमुख भोजन मानी जाती है। इधर की मरुस्थल की तरफ और भी घासें हैं जिसमें धामड़ है, करड़ है, अंजन है, भरूट है, ये घास भी मरुस्थल में कई जिलों में देखी जाती है। फिर पूर्वी राजस्थान की तरफ आए तो अपन ने एक देखी थी ऐंचा घास, और ऐंचा घास को आप जरूर ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, ये काफी क्या होती है? सघन होती है। इसमें पक्षियों के पंजे फंसकर उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कौन सी वाली घास की बात कर रहा हूं मैं? ऐंचा घास की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सर। देखो शुरू में बताई थी आपको ये वाली घास ऐंचा घास जो थी, बिल्कुल सर ये रही, ये जो आप सॉरी ये रही ऐंचा घास। ये जो आप देखेंगे ये ध्यान रखना, ये आपके कहां पे मिलेगी? ये भरतपुर के अंतर्गत है। और इसका मुख्यतः स्थान हुआ करता था कौन? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। हालांकि इसे अब वर्तमान के अंतर्गत कई स्थानों से हटा दिया गया है क्योंकि पक्षियों की यहाँ पे क्या होने लगी थी? मृत्यु। तो ये ऐंचा घास भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। और ध्यान रखना इसमें या इस घास में मेरे भाइयों पक्षियों के पंजे फंसकर, इस घास में पक्षियों के पंजे फंसकर मेरे भाइयों उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो बेटा इसे वर्ड कलर भी आप कह सकते हैं मेरे भाइयों, कौन सी वाली को? ऐंचा घास को, ठीक है बेटा। इसके बाद अपन जैसे ही मेरे भाइयों और आगे की ओर चले तो मेरे भाइयों अपन पूर्वी राजस्थान की तरफ आए। पूर्वी राजस्थान की तरफ अपन ने एक घास और देखी थी जिसे कह रहे थे अपन खसघास। ये भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, करौली वाली साइड में पाई जाती है। ये काफी सुगंधित घास है, इसके बारे में भी ध्यान रखना। इसका प्रयोग इत्र व शरबत बनाने में किया जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट घास थी आपके पास बांस। बांस सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में मिलता है। वैज्ञानिक नाम रहेगा बंबूसा बल्गरिस। क्या रहेगा बेटा? बंबूसा बल्गरिस। और मेरे भाइयों इसको आप शुरू से आप घास की कैटेगरी में हमने काउंट नहीं किया था, 2017 में इसको घास की कैटेगरी में काउंट किया गया है मेरे भाइयों। और ये जो घास है बेटा इसे आदिवासियों का हरा सोना कहेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसे आदिवासियों की इमारती लकड़ी भी कहा जाता है। हरा सोना इसलिए कहते हैं कि जब ये इसे बेचते हैं तो अच्छे दाम इनको प्राप्त होते हैं। और इमारती लकड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये अपने घर बनाते हैं तो इसी का प्रयोग उसमें करते हैं। डन है मामला? पहले मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ, फिर दूसरे पॉइंट पे आपको लेके चलूंगा कि हाँ सर घास हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। कल अपन ने वृक्ष किए थे बेटा पिछली वाली लास्ट क्लास में, और आज अपन ने मेरे भाइयों घासें कंप्लीट की हैं। तो एक बार कमेंट करके बता दो, फिर आगे चलेंगे। जल्दी से बताओ मेरे भाइयों कि घास आपके समझ में आ चुकी है ना यहां तक? जल्दी से बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सानू बेटा ओके, अशोक जी गुरुजी ओके बेटा, कुलदीप बहुत बढ़िया बेटा। चलिए नितिन ओके बेटा ओके। चलिए सभी का डन है मामला? ओके सर बिल्कुल।
चलिए, तो अब मैं मेरे भाइयों आगे की तरफ बढ़ता हूं और आगे की तरफ बढ़ने पर आपके पास कुछ आ जाते हैं अब क्या, वृक्षारोपण कार्यक्रम। क्या आ जाते हैं बेटा, वृक्षारोपण कार्यक्रम। आपके इसका मतलब राजस्थान के अंतर्गत आपने पहले ही देखा है जब मैंने आपका वेजिटेशन कराया है, वन रिपोर्ट कराई है, कि भारत की टोटल वन संपदा में जो राजस्थान की वन संपदा का योगदान है वो मात्र 3.10% है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो फिर क्या है, अब इसे कैसे बढ़ाया जा सके? तो बेटा इसे बढ़ाना एक ही प्रकार से पॉसिबल है मेरे भाई, और वो कैसे पॉसिबल है? तो वो इस प्रकार से पॉसिबल है कि अपन ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाएं, उसके तहत मेरे भाइयों पब्लिक को जागरूक किया जाए और जितना हो सके उतना अपने राजस्थान की भूमि पर लगातार क्या लगाए जाए, वृक्ष लगाए जाएं। तो वृक्षारोपण कार्यक्रम में उद्देश्य तो एक ही रहेगा, बस कैसे भी करके राजस्थान की भूमि के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाए जिससे पर्यावरण संतुलन भी बना रहे और राजस्थान के अंतर्गत वेजिटेशन भी बढ़ जाए। तो आपके वृक्षारोपण कार्यक्रमों में सबसे पहला एक कार्यक्रम है आपके पास जिसे आप कहेंगे मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो सबसे पहला मेरे भाइयों एक कार्यक्रम जिसे आप कहेंगे मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम। अब इसे ध्यान से सुनेंगे बेटा। मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? तो ध्यान रखना 1977 और 78 में इसकी शुरुआत हुई है। वित्तीय भागीदारी इसमें कितनी रहेगी, सेंटर का हिस्सा कितना रहेगा, राज्य का इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा मेरे भाइयों? तो आपके मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में रहेगी। वित्तीय भागीदारी की जब आप बात करेंगे तो ध्यान रखना यह रहेगी 75:25 में। इसका मतलब इसमें 75% सहयोग केंद्र का रहेगा और 25 किसका रहेगा, राज्य का रहेगा। अच्छा ये पॉइंट है, ध्यान रखना मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम। अब बात अगली की जाए भाई साहब विशेष के रूप में, तो ध्यान रखना इसमें राजस्थान के जिले शामिल। तो भाई साहब इसमें जो आपके राजस्थान के जिले शामिल है इस कार्यक्रम में, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान के जिले शामिल। तो भाई साहब इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के जिले शामिल है कितने, 10। कितने जिले शामिल है बेटा, 10। अब बताइए 10 की 10 जिले कौन से वाले पोर्शन के होने चाहिए, मरुस्थल के होने चाहिए। नाम से पता चल रहा है मरुस्थल में क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे मरुस्थलीकरण को रोका जा सके। बिल्कुल सर। तो इसमें 75:25 में रहा। अब राजस्थान के जो जिले शामिल है 10, ये आपको पता होना चाहिए कि 10 जिले कौन से हैं। तो आपको इस स्थिति में क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, राजस्थान का एक मैप बनाना है, ठीक है सर। और आपको यह पता ही है कि हमको भाई साहब अरावली से इधर पूरब वाली साइड में तो आने का कोई विकल्प है ही नहीं, इधर की तरफ आने का तो कोई विकल्प है ही नहीं। ये सारे के सारे जो जिले रहेंगे मरुस्थल के रहेंगे। अब आपका जो ये शुरुआत हुआ है भाई साहब इस कार्यक्रम का वो 77-78 में है। बिल्कुल राइट सर। तो तब उस वाली स्थिति में मेरे भाइयों मरुस्थल के अंतर्गत आपको नवीन जिले लाने की कोई जरूरत है नहीं। तो तब की स्थिति में मेरे भाइयों ये जो 10 जिले आपके रखे गए हैं वह कौन कौन से हैं? तो एक बार तो मैं क्या करता हूं, पूरे मरुस्थल के जिले लिख देता हूं। जो 12 जिले आते थे मरुस्थल में पहले वो लिख लेते हैं अपन पूरे, फिर देखेंगे 10 कौन से रहेंगे या 2 कौन से हटाने होंगे। तो एक है श्रीगंगानगर, ओके सर। एक इधर की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा हनुमानगढ़, ओके सर बिल्कुल मिलेगा। एक और जाओगे तो चूरू मिलेगा बाउंड्री पे, फिर और जाओगे तो झुंझुनू मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। और एक जिला इधर की तरफ आएगा सीकर, बिल्कुल आएगा सर। तो ये वाली बाउंड्री तो ये हो गई। अब इधर की तरफ आएंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे एक जिला मिलता है बीकानेर, बिल्कुल मिलता है सर। इधर की तरफ चलेंगे तो एक जिला मिलेगा आपको जैसलमेर, बिल्कुल मिलता है सर। इधर की तरफ आएंगे तो एक जिला मिलेगा आपको बाड़मेर और इधर की तरफ आएंगे तो एक जिला मिलेगा आपको जालौर। तो ये तो मैंने बाउंड्री वाली बात कर ली। अब अंदर की तरफ आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक जिला है पाली है और जोधपुर से सॉरी जैसलमेर से आगे एक जिला रहेगा जोधपुर, बिल्कुल रहेगा सर। और यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट आ जाता है आपका नागौर। अब जब आप इनको काउंट करेंगे तो मेरे भाइयों ये 12 जिले हो चुके होंगे। कितने जिले बेटा, 12 जिले। लेकिन उसने कहा है कि भाई साहब हमने ये कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया है, 10। अब इसका मतलब 2 हटाने पड़ेंगे अपन को। तो दोबारा से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब सर इसमें 2 कौन से नहीं है? तो जब आप 2 की बात करोगे कि 2 इसमें कौन से नहीं है, तो आप श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को मेरे भाइयों क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ओके सर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को डिलीट कर दिया। अब आपके पास बचे ये 10 जिले मेरे भाइयों, तो इनमें ये चलाया गया 1 2 3, ये आपका 4 5 और मेरे भाइयों 6 और 7 और ये आपका चूरू मेरे भाइयों, ये चूरू यहां पर ढका हुआ है थोड़ा सा 8, ठीक है सर। ये आपका कौन हो जाएगा बेटा, ये आपका चूरू हो जाएगा नंबर 8 और ये झुंझुनू 9 और ये सीकर आपका 10। तो बताइए भाई साहब बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको मरुस्थल के सारे जिले याद होने चाहिए। एंड में 10 को याद करने के लिए क्या करना है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को कैंसिल कर देना है। जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट करके बता दो बस कि बात यहां पर समझ में आई या नहीं आई। मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम की सारे कार्यक्रम जितने भी हैं उनको ऐसे ही याद करा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए।
बेटा आप समझे नहीं, फलोदी क्यों आएगा बेटा, बात कब की है आप समझने का प्रयास करो। 1977 और 78 की बात है ना, तो फलोदी का कोई मैटर नहीं रहेगा यहां पे, इसलिए ये कह रहा हूं मैं आपको, बात क्लियर है। फलोदी बालोतरा इनका कोई मैटर नहीं रहेगा। चलिए अब चलता हूं मेरे भाइयों आगे की बात पर, और अगला एक कार्यक्रम आपके पास आता है नंबर 2 पे, जिसको मैं लेके आ रहा हूं, जिसे कहेंगे ऑपरेशन खिचड़ी। ऑपरेशन खिचड़ी, या मेरे भाइयों इसे ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान रखना, ऑपरेशन खिचड़ा। इसे कई जगह आप ऐसे भी लिखा हुआ पाओगे, ऑपरेशन खिचड़ा कार्यक्रम, ऑपरेशन खिचड़ा कार्यक्रम। तो ऑपरेशन खिचड़ी या ऑपरेशन खिचड़ा कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट बात रहेगी खिचड़ी शब्द को पहचानना। ओके, अब चलते बेटा, इसकी शुरुआत कब हुई सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, तो इसकी शुरुआत है 1991 के अंतर्गत, ठीक है सर। इसका उद्देश्य क्या था, तो ऑपरेशन जो खिचड़ी कार्यक्रम या ऑपरेशन जो खिचड़ा कार्यक्रम चलाया गया था 1991 के अंतर्गत, इसका सिर्फ एक सिंपल सा उद्देश्य था कि मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत खिचड़ी के वृक्ष लगाए जाए, जिससे मरुस्थलीकरण को रोका जा सके बेटा। तो ध्यान रखना, इसका जो उद्देश्य था बस वो ये था कि मरुस्थलीकरण को रोकना, मरुस्थलीकरण को रोकना। तो मेरे भाइयों ऑपरेशन जो खिचड़ा कार्यक्रम आपका चला या ऑपरेशन खिचड़ी कार्यक्रम चला, ये ध्यान रखना 1991 के अंतर्गत चला, और मेरे भाइयों इसमें उद्देश्य रखा गया मरुस्थलीकरण को रोकना। अब मरुस्थलीकरण कैसे रोकेगा, तो भाई साहब इन्होंने सबसे ज्यादा किसके वृक्ष लगाए थे, खिचड़ी वृक्षों का रोपण किया था। खिचड़ी वृक्षों का क्या किया था बेटा, रोपण किया था मेरे भाइयों। तो उसे कहते हैं ऑपरेशन खिचड़ा कार्यक्रम या ऑपरेशन खिचड़ी कार्यक्रम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके सर, फिर इसके बाद आता है मेरे भाइयों अगला, जिसे आप कहते हैं अरावली वृक्षारोपण योजना या कार्यक्रम, अरावली वृक्षारोपण योजना या कार्यक्रम। अब इसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि इसमें भी काफी अच्छी चीजें हैं भाई साहब। शुरुआत की बात करें कब हुई है इसकी शुरुआत, तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत 1992 में हुई है। ओके सर, इसको मेरे भाइयों चलाने में सहयोग किसका रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, सहयोग किसका रहा है मेरे भाइयों, जापान का रहा है। किसको मेरे भाइयों, अरावली वृक्षारोपण योजना को चलाने में जो सहयोग रहा है वो किसका रहा है, जापान का रहा है। अब देखो इन्होंने किया क्या है इसके अंतर्गत, जैसे मरुस्थल है उसका प्रसार लगातार इधर की ओर होता जा रहा है, तो अरावली के सारे ये क्या करना चाहते हैं, वृक्षों का रोपण करना चाहते हैं, जिससे कि क्या है वो डेजर्ट जो एरिया है वो इधर की तरफ पूरब की तरफ नहीं बढ़े। तो उसमें एक आपकी योजना आई थी नंबर 3 पर, 3 नंबर आ गया ये अपना, जिसका नाम था अरावली वृक्षारोपण योजना, जिसमें सहयोग रहा था किसका, जापान का। कब आई थी मेरे भाइयों, 1992 में आई थी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें 10 जिले शामिल हैं बेटा। इस योजना में कितने जिले शामिल हैं, 10। अब आपको यह पता होना चाहिए कि बेटा ये 10 जिले कौन कौन से आपके लिए गए हैं, यहां से कई बार क्वेश्चन रहता है मेरे भाइयों, तो ध्यान से सुनना बेटा। ये जो 10 जिले आपके लिए गए अरावली वाली बेल्ट के अंतर्गत, ये आपके 10 जिले कौन कौन से हैं, तो ये तो मैंने क्या लिख ली मेरे भाइयों, ये हो गई आपकी अरावली पर्वतमाला। ओके सर, ये क्या हो गई बेटा, अरावली पर्वतमाला। अब इसमें 10 जिले कैसे आपको याद रखने हैं, तो भाई सब इजी, आप यहां से अरावली की शुरुआत बताओ कहां से करते हो। जब आप राजस्थान पढ़े हो और भौतिक प्रदेश में जब मैंने ये पढ़ाया है अरावली पर्वतमाला, तो आपने शुरुआत की है मेरे भाइयों कहां से, सिरोही से। बिल्कुल की है सर शुरुआत सिरोही से। और बेटा इसके बाद आप आए हैं इधर की तरफ उदयपुर, तो इधर से सिरोही और उदयपुर उठाएंगे आप 2 जिले, ठीक है सर। ऊपर की तरफ जाके आपने आपकी अरावली को खत्म किया था झुंझुनू, और झुंझुनू से नीचे चलेंगे तो सीकर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है सर। सीकर से नीचे आएंगे तो जयपुर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है सर। और नीचे की तरफ आएंगे तो अलवर आ जाता है। तो इधर कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ 4 जिले ले लेंगे और नीचे की तरफ कंटिन्यूअस आप 2 जिले ले लेंगे। अब बचे मेरे भाइयों, 4 जिले तो आपके ये हो गए, 2 ये हो गए। अब बचे आपके कितने, 4 जिले और बचे बेटा, 6 तो हो गए। अब 4 जिले जो बचे वो कौन कौन से रहेंगे, तो एक तो सदन वाला जिला रहेगा, बिल्कुल दक्षिणी जिला रहेगा, जिसे कहते हैं आप बांसवाड़ा। ओके सर, एक मेरे भाइयों इसके अंतर्गत रहेगा आपका चित्तौड़गढ़, ठीक है सर। एक रहेगा मेरे भाइयों इसके अंतर्गत आपका पाली, कौन रहेगा, पाली। और एक इसके अंतर्गत रहेगा नागौर। तो मेरे भाइयों ये आपके 10 जिले रहेंगे जो अरावली वृक्षारोपण योजना में शामिल किए गए थे। अब 10 कौन कौन से हैं भाई साहब, इनको जरूर याद रख लेना बेटा। आपके 4 तो यहां से याद रखने हैं आपको, बिल्कुल इनमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
4 तो ये हो गए। और भाई साहब आपकी शुरुआत जहां से अरावली की होती है 2 भाषे आपको याद करना है। जी गुरुजी बिल्कुल कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। और भाई साहब बीच के अंतर्गत से आप ऐसे रख सकते हैं कि लगभग 4 यहां से मिलेंगे और जब इनको आप टोटल करेंगे तो मेरे भाइयों ये टोटल जिले हो जाएंगे कितने आपके 10। तो भाई साहब ऊपर जहां अरावली को आप खत्म करते हो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर 4 तो एक स्लॉट में आ गए। नीचे की तरफ 2 जिले रहेंगे सिरोही और उदयपुर। अब बीच का जो पोर्शन है उसमें ध्यान रखेंगे, एक बांसवाड़ा है, एक चित्तौड़गढ़ है, एक पाली है और एक नागौर है। ओके सर, डन मेरे भाइयों, डन। ओके, तो अरावली वृक्षारोपण जो योजना रहेगी वो 1992 के अंतर्गत चलाई गई थी। नहीं आप खाई 1992 के अंतर्गत चलाई गई थी। किसके सहयोग से चलाई गई थी? जापान के सहयोग से। और इसमें जिले जो शामिल रहेंगे वो कितने रहेंगे बेटा? 10 जिले शामिल रहेंगे। नहीं नहीं बेटा, जहां जहां अरावली वहां वहां खनन, ठीक है, कुछ खदानें अपनी सरकार ने लीज पे दे रखी हैं, लेकिन आप सोचिए जो इन्होंने वो आपका कुछ दिन पहले मेरे भाइयों जो इन्होंने एक मैटर उलझा था, आपको मालूम हो कि अरावली के अंतर्गत 100 मीटर से नीचे 100 मीटर तक की जितनी भी पहाड़ियां हैं उनका खनन किया जाएगा। तो आप सोचो कि फिर राजस्थान के हालात क्या होते, नहीं है क्या? बिल्कुल। और 100 मीटर के लिए इन्होंने कहा था। ये सिर्फ कहने वाली बात अलग होती है, लेकिन जब खनन कार्य होता तो भाई सब 100 नहीं 500 मीटर तक भी ये पहुंच जाते, कोई देखने वाला नहीं था। बिल्कुल, तो वो अच्छा एक निर्णय रहा मेरे भाइयों। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा कमेंट करके कह रहा है सर आपकी जो बातें होती है वो मोटिवेट करती हैं। बेटा मैं तो इतनी ज्यादा बातें क्लास में करता भी नहीं हूं, आपको खूब मालूम है। केवल ओनली फॉर पढ़ाई से संबंधित बातें बस करता हूं। कभी कभी बीच के अंतर्गत मन करता है कि आपको कुछ बातें सुनाऊं, लेकिन मेरे भाइयों आपका जितना सुबह इंपॉर्टेंट ये समय निकाल के जो आप आते हो मेरे भाइयों, और जो मेरा समय, ये दोनों का ही इंपॉर्टेंट समय है। इसलिए मेरे भाइयों मैं आपके लिए कहता हूं कि हमेशा अच्छे तरीके से ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए और चीजें जो हैं उनको समझाने का तरीका एक बेस्ट होना चाहिए मेरे भाइयों। तो मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर कितनी मेहनत की है वो मुझे पता है, इसलिए मैं बहुत इजी गोइंग आपको चीजें आसानी से परोस देता हूं मेरे भाइयों। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहे, चीजें बहुत इजी हैं। लेकिन मेरे भाइयों याद देखो वो आपको करनी है, और याद तभी होंगी जब लगातार रिवीजन रहेगा। तो इसके लिए एक बात और ध्यान रखना, अपनी क्लास डेली सुबह मॉर्निंग में 8 से 9 तो होती है, लेकिन रविवार की मैं हमेशा छुट्टी रखूंगा आपके लिए, जिससे 6 दिन जो क्लासें रही हैं आपकी सप्ताह के अंतर्गत, उन 6 क्लासों का आप वापस रिवीजन कर सको आप रविवार वाले दिन। ये बहुत जरूरी है बेटा। इस भीड़ के अंतर्गत, इस पूरे माहौल के अंतर्गत, इस मेले में बेटा वही आर पार निकलेगा जिसने सबसे ज्यादा बार रिवीजन किया होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलते हैं आगे, आइए मेरे भाइयों। फिर आता है राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना मेरे भाइयों। एक चौथी योजना पे अपन चर्चा करेंगे सर। ये एक 20 वर्षीय योजना आई थी मेरे भाइयों 1996 से, और ये चली थी 2016 तक। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 20 वर्षीय योजना थी। कैसी थी? 20 वर्षीय योजना। इतना ज्यादा हालांकि इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, याद हो जाए तो ठीक, नहीं भी हो तो भी काम चलेगा। तो भाई साहब इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1996 से 2016 के 1996 में शुरुआत हो गई थी, 20 वर्ष के लिए आई थी। तो समाप्त कब हो जाएगी? 2016 में। वनों एवं जैव विविधता को बढ़ाने के लिए आई थी, जिसे कहते हैं राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना। क्या कहा जाता है? राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना ऐसे कहा जाता है। ओके सर। फिर नंबर 5 पे अपन चलते हैं। एक योजना है जिसका नाम है मेरे भाइयों क्या? वन धन योजना। क्या है बेटा? वन धन योजना। ये वन धन योजना है, और ध्यान रखना नोट में यहीं पे, हालांकि आगे चल के आ जाएगी। एक है आपकी जिसे आप कहेंगे वन धन विकास योजना, ये तो वन धन योजना है, और एक है आपकी वन धन विकास योजना। जी गुरुजी। और बंधन जो विकास योजना है, ध्यान रखना इसकी जो शुरुआत है मेरे भाइयों, जी गुरुजी, वो है आपकी 14 अप्रैल। कब से है बंधन विकास योजना की शुरुआत? 14 अप्रैल। ओके सर, 14 अप्रैल से है मेरे भाइयों आपकी किसकी? बंधन विकास योजना। और ईयर कौन सा रहेगा? 2018। उसे राज्य सरकार चलाती है, इसे चलाएगी केंद्र सरकार। तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है बेटा। वो वन धन योजना है, ये वन धन विकास योजना है। इसकी शुरुआत 12 अगस्त 2015 से हुई है। उद्देश्य क्या है मेरे भाइयों? वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले जो लोग हैं, उनके वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले लोगों के विकास एवं उनकी वनों पर निर्भरता को क्या करिए? कम करिए। भाई साहब देखो, जो जंगलों के अंतर्गत या वन क्षेत्र के पास में रहने वाले लोग हैं, वो वनों को काटना कब बंद करेंगे? जब उनको आप रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे, तब वो वनों को काटना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो आपका वृक्षारोपण, वन संरक्षण, वन्य जीव सुरक्षा तभी होगी जब उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो फिर बताइए वो वनों पे उनकी अधीनता जो रहेगी मेरे भाइयों, या वनों पर जो वो अधीन रहेंगे,
उनके लिए जब रोजगारी मिल जाएगा तो बताइए वो वनों को क्यों काटेंगे? बात तो सही कह रहे हैं सर। तो ये वन धन योजना थी और ये वन धन विकास योजना है। अरे बंधन ऐसे लिखा है कि साथ निभाना साथिया, वो वाला बंधन नहीं है बेटा। ये ध्यान रखना, वन और धन। जो लोग वनों को धन के रूप में मान चुके हैं मेरे भाइयों, उनके लिए अब उन्हें कैसे रोका जाए, उनको वनों को काटने से कैसे रोका जाए? तो एक ही उपाय है मेरे भाइयों के वहां जहां वो लोग रहते हैं वहां उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। चलिए चाय पी लीजिए थोड़ी सी। ओके ओके, चलिए बेटा। अब देखो, अब आएगी बंधन विकास योजना मेरे भाइयों, और ये कितने नंबर पे अपन आ चुके हैं? 6 नंबर पे आ चुके हैं मेरे भाइयों। ये रही आपकी बंधन विकास योजना। ओके सर। और बंधन जो विकास योजना है मेरे भाइयों, एक कौन सी सरकार के द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। कब चली है बेटा? 14 अप्रैल 2018 से। उद्देश्य क्या रहेगा? गैर लकड़ी आधारित उत्पादों द्वारा आदिवासियों की आय को बढ़ाना। बिल्कुल। तो ये बंधन विकास योजना है, ध्यान रखना। और वो बंधन योजना है वो 12 अगस्त 2015 में है, राज्य सरकार के द्वारा है। और बंधन विकास योजना जो है वो 14 अप्रैल 2018 के अंतर्गत है, ये ध्यान रखेंगे। ओके सर। अब देखो बेटा, दोनों डेटों में कंफ्यूज नहीं होना है। वो 12 अगस्त 2015 है और बंधन विकास जो योजना है इसका ये डेट जरूर याद रखना, 14 अप्रैल और मेरे भाइयों 2018, 14 अप्रैल 2018। इसे ट्रिकली मेथड से कैसे याद करेंगे? 14 और 14 दूनी 28, 14 और 14 दूनी 28, ये ध्यान रखेंगे। और महीना कौन सा रहेगा? तो जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बोलते हो आप, तो सबसे पहले बताइए बच्चा क्या लिखना सीखता है? सबसे पहले बच्चा आ लिखना सीखता है, तो महीना भी आ वाला होगा। जब आप शुरुआत से बोलते आओगे जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो सबसे पहला महीना लेना है। तो बंधन जो विकास योजना है वो कब चलेगी? 14 और 14 दूनी हो जाता है 28। तो 28 का मीनिंग है 2018 से। बीच में 0 और 1 आपको इंक्लूड करना है। और महीना कौन सा रहेगा? आ। सबसे पहले अपन क्या लिखना सीखते हैं? आ। तो आ वाला महीना सबसे पहले रहेगा। जनवरी में नहीं आता, फरवरी में नहीं आता, मार्च में नहीं आता, अप्रैल। तो 14 दूनी 28 और आ, समझ गए? 14 अप्रैल 2018। क्लियर है भाई साहब? ओके सर। तो ये थोड़ा सा ट्रिकली मेथड रहेगा इसको याद करने के लिए, और उसे भी जरूर याद रखना, वो है 12 अगस्त 2015। ये दोनों डेटें काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब मेरे भाइयों, अगला जो आपके लिए यहां पे योजना रहेगा नंबर 7 पे लेके चल रहा हूं बेटा आपको। ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना मेरे भाइयों। ये काफी इंपॉर्टेंट योजना रहेगी जिसे आप कहेंगे घर घर औषधि योजना। ओके सर। और घर घर औषधि योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो ध्यान रखना 1 अगस्त 2021 से हुई है बेटा, 1 अगस्त 2021 से। और ये कब तक लागू रहेगी? 2026 तक लागू रहेगी। तो वर्तमान की ये योजना इसलिए इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है भाई साहब? घर घर औषधि योजना का उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अब मेरे भाइयों, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, अब ये कब बढ़ेगी? जब आप घर के अंतर्गत औषधीय पादप लगाएंगे। तो दूसरा इसका उद्देश्य था कि औषधीय पादपों को बढ़ाना, औषधीय पादपों को बढ़ाना। तो मेरे भाइयों, आपकी जो घर घर औषधि योजना है मेरे भाइयों, ये कौन सी वाली घर घर जो औषधि योजना है, इसमें प्रथम उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और सेकंड वाला औषधीय पादपों को बढ़ाना। जब कोरोना वाला टाइम आया था तो आपको खूब अच्छे से मालूम है कि जितने भी आयुर्वेदिक संस्थान थे उन सब ने यह कहा था कि भाई सब तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, इनको पिए, आपको कोरोना की शिकायत नहीं होगी। तब इस योजना को लागू किया गया था कि भाई सब स्वास्थ्य के लिए, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ये वाली योजना अपन चलाएंगे, घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 से, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी व्यक्ति की। और दूसरी बात, औषधीय पादपों को बढ़ावा मिल जाएगा घरों के अंतर्गत। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई साहब इस योजना के अंतर्गत, घर घर औषधि योजना में शामिल जो आपके पादप किए गए थे, इसमें शामिल जो वृक्ष थे, वृक्ष कह सकते हैं मेरे भाइयों, या उनको आप प्लांट भी कह सकते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं। तो इसमें जो शामिल आपके पादप, शामिल पादप या वृक्ष या शामिल औषधीय पादप जो थे, तो भाई साहब इसमें 4 थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक इसमें शामिल किया गया था तुलसी। ओके सर। एक शामिल किया गया था अश्वगंधा, एक था गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, और एक क्या था मेरे भाइयों, वो आप कमेंट करके बताइए। चलो आपको हिंट दे देता हूं, एक और था जिसका नाम का से शुरू होता है। अब बताइए वो कौन सा होना चाहिए?
आज चलो मैं आपसे पूछता हूं, ये पहली बार एक बात भाई साहब, एक इसके अंतर्गत 4 वृक्षों को ध्यान में रखा गया था, तुलसी, अश्वगंधा और एक गिलोय। अब एक वृक्ष और है मेरे भाई, जिसमें एक बच्चे का प्रदीप का जवाब आ चुका है सर, एक था कालमेघ। बिल्कुल, का से शुरू होता है, मैंने कहा था ना कौन सा है, कालमेघ है। ओके सर, तो एक तुलसी था, एक अश्वगंधा, एक गिलोय और एक कालमेघ। बेटा ये ध्यान रखना, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि भाई साहब इस योजना के अंतर्गत जो शामिल वृक्ष थे वो कौन कौन से थे, एक था तुलसी, एक था अश्वगंधा, एक था कालमेघ और एक था बेटा गिलोय। ओके सर, इसके बाद जैसे मैं आगे चलता हूं मेरे भाइयों, तो अगला नंबर 8 पे आपकी एक मेरे भाइयों और योजना आती है जो भी इंपॉर्टेंट है वर्तमान के अकॉर्डिंग, और नंबर 8 पे आने वाली वो कौन सी है, अच्छे से सुनना भाई साहब। नंबर 8 पे जो आती है उसे क्या कहेंगे आप, उसे बोला जाता है राजस्थान वानिकी, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता। ओके सर, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। भाई साहब ये वेरी वेरी मोस्ट है, ये मान लीजिए आप, वेरी वेरी मोस्ट है ये वाली, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, वेरी वेरी मोस्ट। अब इसे ध्यान से सुनेंगे आप, जो ये राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है, सबसे पहले तो आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि भाई साहब इसकी शुरुआत कब हुई है, इस आपकी परियोजना की शुरुआत कब है, अच्छे से सुनते चलना। तो इसकी शुरुआत है 2003 से। भाई साहब इस परियोजना को चलाने में सहयोग किसका रहा है, तो भाई साहब जो सहयोग रहा है वो जापान की एक कंपनी है जिसे आप कहेंगे जीका। कौन सी है, जीका। इसका मतलब जापान की एक कंपनी है मेरे भाइयों, इसने इसे हमारे यहां पर चलाया गया है और उस कंपनी का नाम क्या है, जीका। इसका मतलब हो जाता है बेटा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो मेरे भाइयों इसकी जो शुरुआत हुई है आपके राज्य वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना की, ये 2003 के अंतर्गत शुरुआत हुई है और सहयोग रहेगा किसका, जीका कंपनी का सहयोग है मेरे भाइयों। अभी सब चीज आएंगी बेटा, प्रदीप एक मिनट रुको, सारी चीजें आएंगी। और इसे चलाने वाली जो जीका कंपनी है उसका फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ओके सर, अब बात आती है कि ये राजस्थान के टोटल जिलों में चलाई गई। इस योजना जीका कंपनी के द्वारा यह कहा गया कि हम पूरे ही राजस्थान के अंतर्गत वृक्षारोपण करेंगे मेरे भाइयों। तो यहां पे जो बात आती है कि राज्य वानिकी जैव विविधता जो परियोजना थी, इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, तो भाई साहब इसका उद्देश्य था वानिकी एवं वृक्षारोपण, वनों को बढ़ाना और वृक्षों को लगाना इसका उद्देश्य था। अब भाई साहब वन और वृक्ष लगेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मृदा का अपरदन कम होगा, और जहां वन ज्यादा होंगे वहां बारिश ज्यादा होगी, तो जल संरक्षण भी होगा। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब दूसरा मृदा एवं जल संरक्षण। ओके सर, मृदा एवं जल संरक्षण। अब बताइए जब वनों को लगाएंगे तो हम, ये कंपनी वहां से तो लेके नहीं आएगी कि भाई आप लेबर चलिए आप लगाइए राजस्थान में, अरे हम ही तो लगाएंगे। तो हम लगाएंगे तो भाई साहब रोजगार भी मिलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो गरीबी कम होगी, तो गरीबी उन्मूलन बिल्कुल राइट सर। और गरीबी उन्मूलन व आजीविका कार्यक्रम बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, गरीबी उन्मूलन व आजीविका कार्यक्रम, ये इसके उद्देश्य रहे थे राज्य वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के। जी सर, तो वानिकी एवं वनों को बढ़ावा देना, वन एवं वृक्षारोपण करना, मृदा एवं जल संरक्षण, गरीबी उन्मूलन व आजीविका कार्यक्रम। ओके सर, अब बात आती है मेरे भाइयों जो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है, भाई साहब इसके जो कार्य हुए वो कितने चरणों में, इसने कितने चरणों में कार्य किया, तो भाई साहब इसने जो चरणों में कार्य किया बेटा वो ध्यान रखेंगे आप, कितने चरणों में कार्य किया, तो भाई साहब यहां पे ध्यान रखना है 2 चरणों में इसने आगे अपना कार्य बढ़ाया। जी गुरुजी, जिसमें से भाई साहब फर्स्ट चरण कब से कब तक चला, ओके सर ये भी देखेंगे अपन, और सेकंड चरण में ये कब से कब तक रही, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत इसको पूरे जिले कवर करने थे 33, क्योंकि जब चलिए 2003 में तो तब 33 ही थे, ये ध्यान रहे आपको। अब फर्स्ट चरण के अंतर्गत मेरे भाइयों सबसे पहली बात तो यहां पे ये ध्यान रखेंगे। जी गुरुजी बताइए, फर्स्ट चरण के अंतर्गत आपको क्या करना था, फर्स्ट चरण में चली थी बेटा 2003 से और 2010 तक ये चली थी, ठीक है, और सेकंड जो चरण था उसमें ये 2011 से और 2022 तक चली थी। इसमें जो शामिल जिले थे वो 18 जिले शामिल किए गए थे, पहले चरण में 18 जिले शामिल।
अब बचे आपके पास कितने बेटा 15 जिले। तो मेरे भाइयों इसमें आ जाएंगे आपके 15 जिले शामिल। कितने जिले थे? 15 जिले शामिल। तो भाई साहब आपसे यहां पे ये भी पूछा जाए कि जो जीका कंपनी थी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन मेरे भाइयों एजेंसी, इसमें ध्यान रखना इसने जो चरणों में कार्य किया वो कितने में किया? 2 में। तो फर्स्ट जो चरण रहा था वो 2003 से लेके कब तक रहा था? 10 तक, और दूसरा रहा था 11 से 22 तक। पहले चरण में कितने जिले नियुक्त किए गए थे? 18, और दूसरे में किए गए थे कितने? 15। अब इन 15 जिलों में भी डिवाइडेशन करवा ले बेटा आपसे, इन 15 जिलों के अंतर्गत भी डिवाइडेशन करवा ले। तो इनमें ध्यान रखना, इनमें भाई साहब आपके मरुस्थलीय जो जिले थे, इसमें बेटा आपके जो मरुस्थलीय जिले थे वो ध्यान रखना वो 10 थे, और बेटा इनके अंतर्गत जो गैर मरुस्थलीय जिले थे, गैर मरुस्थलीय जिले जो मरुस्थल में काउंट नहीं होते, वो थे आपके 5। कितने थे? 5। तो ये वाले जो जिले हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए, कई बार क्वेश्चन बेटा इनसे भी रहा है। तो जो गैर मरुस्थलीय जिले 5 थे वो ध्यान रखना, 2 तो बाड़ा वाला थे, मतलब भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। तो 2 तो बाड़ा वाले रहेंगे, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, और जहां डा खत्म होता है उससे एक जिला बनता है डूंगरपुर। 3 हो गए। अब भाई साहब एक जिला आपको वो रखना है जो सबसे ऊंचा है, सिरोही, और एक जस्ट ऊपर चले जाएंगे तो राजधानी क्या? जयपुर। तो इसमें जो गैर मरुस्थलीय जिले थे 5, उनमें एक रहेगा बाड़ा करके, तो बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, और एक डा से डूंगरपुर, एक दक्षिणी वाला रहेगा, दक्षिणी का मतलब अरावली वाला सिरोही, और एक जस्ट ऊपर कौन सा? जयपुर। तो यहां पे बाड़ा करके 2 जिले आ जाएंगे, जिनमें एक रहेगा बांसवाड़ा और एक रहेगा भीलवाड़ा, डन सर। और डा से फिर एक जिला आ जाएगा डूंगरपुर। कौन आ जाएगा? डूंगरपुर, ठीक है सर। फिर एक जिला रहेगा सिरोही, ओके सर, और एक जिला रहेगा मेरे भाइयों जयपुर। सिरोही और जयपुर, एक जिला कौन सा रहेगा बेटा? जयपुर। तो ऐसे करके ये तो आपके गैर मरुस्थलीय जिले थे 5। अब जो 10 मरुस्थलीय जिले थे सर वो कौन से थे? तो भाई साहब 4 क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले उठा लेने हैं आपको। जी गुरु जी बिल्कुल उठाएंगे। तो जैसलमेर हो गया, ओके सर, बीकानेर हो गया, क्षेत्रफल में जो बड़े हैं बाड़मेर हो गया, और जोधपुर हो गया, डन सर। अब क्या करना है इसके बाद शेखावाटी उठा लीजिए पूरा। तो शेखावाटी पूरा आ जाएगा, तो सीकर, चूरू और झुंझुनू, ओके सर। अब बस आपके पास 3 जिले और बचे, और भाई साहब वो आपको कैसे याद करने, वो भी पा जाना है। अरे 3 जिले भी पा जाना है, अगर आप मेहनत करोगे तो वो 3 जिले भी पा जाएंगे भाई साहब। अरे पा से पाली आ जाएगा, बिल्कुल सर। जा से जालोर आ जाएगा, बिल्कुल सर। और ना से भाई साहब नागौर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? नागौर। तो बताइए ये भी आपके 10 जिले हो गए। 10 जिले जो मरुस्थलीय जिले थे वो कैसे याद करने हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े जिले, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। शेखावाटी के 3 जिले, सीकर, चूरू, झुंझुनू। अब जब आपके पास 7 जिले आ गए तो 3 ही तो बच रहे हैं, तो 3 भी पा जाएंगे भाई साहब। जब आप मेहनत करोगे तो पा जाना है वो भी। तो पा से पाली, जा से जालोर और ना से नागौर। अब बताइए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का जो ये आपका चार्ज इसको दिया गया था, किसको दिया गया था? जीका कंपनी को दिया गया था भाई साहब। इसने तो कंप्लीट, इसका समय कंप्लीट हो चुका है 2011 से। कब कंप्लीट हो चुका है? 22 तक। अब वर्तमान में मेरे भाइयों इस राज्य वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना को आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन आगे बढ़ाया इस कंपनी के साथ नहीं है, अब दूसरी कंपनी के साथ आगे बढ़ाया है। तो वो कौन सी कंपनी है? तो यहां से ध्यान रखेंगे भाई साहब, राज्य वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का वर्तमान में 3रा चरण लागू हो चुका है। और 3रा जो चरण रहेगा ये बेटा कब से कब तक रहेगा? तो 2023 से चलेगा और 8 वर्ष तक चलेगा। इसका मतलब ये 2023 से 8 वर्ष जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। किस सहयोग में चलेगा? तो ध्यान रखना ये चलेगा आपके सहयोग में 70:30 में। इसका मतलब आपका 70 जो रहेगा वो किसका रहेगा? 30 हमारे राज्य का रहेगा। अब 70 किसका रहेगा? केंद्र का नहीं है। जैसे यहां पे जीका कंपनी पूरा संभाल रही थी 100%, तो अब यहां 70 कौन? तो हमने एक कंपनी और हायर की है जिसे आप कहेंगे फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी कहेंगे। और ये जो कंपनी है मेरे भाइयों ये कहां की है? तो ध्यान रखना ये फ्रांस की है। तो अब आपके राज्य वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में पूछा जाए जो 3रा चरण है वो किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, और ऑप्शन में जी का कंपनी आए तो जी का मत कर देना मेरे भाई, क्योंकि अब आपकी कंपनी कौन आ चुकी है? फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, जो फ्रांस की है। इसके द्वारा यहां 3रा चरण अपने राजस्थान के अंतर्गत चलाया जाएगा। और इसमें भी यह कहा गया है कि इसमें जो जिले रहेंगे 3रे चरण के अंतर्गत, शुरुआत हो गई, ये हो गई। 3रे चरण में जो जिले रहने वाले हैं वो आपके जिले रहने वाले हैं कितने बेटा? 13। कितने रहने वाले? 13। तो फर्स्ट चरण में 18 रहे,
फिर आप 3 घटा देंगे तो 15 आ जाएंगे, और फिर 2 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे? 13। बोलो डन है मामला। अब यहां 13 जिले का अभी भाई साहब चर्चा नहीं है, मतलब आपके कौन से होंगे वो अभी क्लियर नहीं है, बाकी संख्या याद रखेंगे 13। तो फिर कह रहा हूं ये वाली जो आपकी भाई साहब योजना है जिसे राज्य वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना कहते हैं, ये बहुत शानदार योजना और इंपॉर्टेंट योजना है। अब बताओ ये समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ कि ये समझ में आई या नहीं आई। और खासकर ये वाला एरिया मेरे भाइयों, सचिन एक बार बताना कितने, तो ये बताइए मेरे भाइयों ये समझ में आया या नहीं आया ये वाला? जी सर, ओके ओके बेटा ओके। तो मेरे भाइयों ये आज आपके जो मैंने घास और कुछ आपके कार्यक्रमों की बात की थी मेरे भाइयों, वो यहां पे कंप्लीट होते हैं। तो मेरे भाइयों आज की क्लास कैसी रही आपके लिए ये आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत जरूर बताएंगे मेरे भाइयों। और हिम्मत हारनी नहीं है मेरे भाइयों, इसी प्रकार से धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो भाई साहब मंजिल कंफर्म मानना कि बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। क्योंकि एक साथ अगर रफ्तार से भी आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ याद नहीं हुआ, बिल्कुल शून्य हो गए। तो अपन की जो स्पीड है, अपन की जो तारतम्यता है और अपन का जो पढ़ाने का तरीका है वो इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन एक बार जब सेशन क्लोज हो जाए और बाद में इस वीडियो को देखें, या जिन्होंने लाइव देखा है तो वो जरूर एक बार ये बताएं कि आज का सेशन जो रहा वो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कैसा रहा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि लक्ष्य क्लासेस के द्वारा जो पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है मेरे भाइयों, इसका भी आप फायदा उठाएं, क्योंकि विगत परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे एक साथ अपन ने डाले हुए हैं और उनका व्याख्यात्मक सॉल्यूशन डाला हुआ है। ये सारी बुकें आपको किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं या लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक बच्चा क्या कह रहा है, चल जिंदगी मोड़ ले लिया है, पता नहीं किस किस प्रकार के मेरे भाइयों ये कमेंट करते हैं। अरे मैं ये कहता हूं आपके लिए कि भाई साहब मुश्किलों के शहर से मंजिल की तलाश में आया हूं, मुश्किलों के शहर से मंजिल की तलाश में आया हूं, मजबूरियों को पीछे छोड़ हालातों से लड़ने आया हूं, मजबूरियों को पीछे छोड़ हालातों से लड़ने आया हूं। अब सोच रहे होंगे वो लोग, अब सोच रहे होंगे वो लोग जो बैठे हैं अपनी किस्मत के भरोसे, मैं हर एक चीज अपनी मेहनत के दम पर पाने आया हूं, मैं हर एक चीज अपनी मेहनत के दम पर पाने आया हूं। यही मेरे विद्यार्थियों में जज्बा रहना चाहिए। मेरे में जब ये जज्बा है तो तुम में भी यही जज्बा रहना चाहिए मेरे भाइयों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे मेरे भाइयों कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। और इस लक्ष्य परिवार के अंतर्गत अगर किसी बच्चे को लगता है कि लक्ष्य परिवार वाकई में हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो भाई साहब लक्ष्य परिवार के अंतर्गत मेरा तो मान सम्मान और स्वागत हो चुका है आने के बाद, आपका लक्ष्य परिवार में स्वागत है मेरे भाइयों। अब आएंगे कैसे भाई साहब, पीछे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और लक्ष्य परिवार का हिस्सा बनिए। तो मिलते हैं भाई साहब कल रविवार के दिन। आपको क्या करना है, जितनी भी क्लासें हुई हैं मेरे भाइयों इस सप्ताह, उन सब का क्या करना है, रिवीजन करना है। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको क्या करना है, यहां से तो रेगुलर चलते ही रहना है, लेकिन जो पीछे की क्लास है उनको भी डेली एक एक दो दो करके पढ़ते रहना है, तब ही आप बराबर में आ पाओगे। तो ये रविवार का मैं इसीलिए ऑफ रखूंगा मेरे भाइयों, जो पीछे की क्लास हैं उनको आप कंटिन्यूअस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलता है कल मेरे भाइयों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, जय जौहर, ऑल द बेस्ट। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, राधे राधे।